हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह चौहान और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। हम इसे न सिर्फ थ्योरी में पढ़ेंगे बल्कि हम इन्हें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं क्या होते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स बेसिकली हाँ, जो एसी सप्लाई होती है जो हमारे घरों में आती है उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए काम में आते हैं। हमारे बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सिर्फ डीसी सप्लाई से चलता है और बहुत से हमारे घर के अप्लाइंसेस एसी सप्लाई से चलते हैं, और जो पावर सिस्टम से हमें सप्लाई ड्रॉन होती है हमारे घरों में वो एसी नेचर की होती है। रेक्टिफायर्स के बारे में शुरुआत करने से पहले आइए चलिए एसी और डीसी सप्लाई के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। क्या होती है एसी और क्या होती है डीसी। ये सभी जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये सारे के सारे एसी नेचर के ही हैं। अगर आप देखें तो इसमें आपको एक्स एक्सिस पे हमें ये टाइम दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पे हमें वोल्टेज दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो ये अपनी मिडल पोजीशन यानी 0 वोल्ट के आसपास के दोनों तरफ ऑसिलेट कर रहा है वोल्टेज। इसका ये मतलब है पहले वोल्टेज 0 से 13 वोल्ट तक बढ़ के जाता है, फिर घटते हुए ये वापस 0 हो जाता है और फिर -13 तक ये वापस जाता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है। इसी तरीके से इसे ये साइन वेव नेचर का वेव फॉर्म है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 0 वोल्ट से डायरेक्ट 13 वोल्ट, +13 वोल्ट, फिर -13 वोल्ट, फिर +13 वोल्ट, फिर -13 वोल्ट, इस तरीके से ये वेव फॉर्म आगे चल रही है। इस नेचर को हम स्क्वायर वेव फॉर्म कहते हैं। ये भी अगर हम देखें तो इसमें 0 वोल्ट के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा है, +13 वोल्ट से लेके -13 वोल्ट के बीच में, ये ट्रायंगुलर नेचर की वेव फॉर्म है। और इसमें भी इस +13 वोल्ट से -13 वोल्ट के अक्रॉस जा रहा है, 0 के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा है। इसे सॉ टूथ वेव फॉर्म कहते हैं। ये सारी की सारी अल्टरनेटिंग नेचर की ही वेव फॉर्म के उदाहरण हैं। लेकिन जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो साइनोसोडल वेव फॉर्म होती है। आइए हम जानते हैं इसी के बारे में। देखें, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। 50 हर्ट्ज़ उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति उसकी 50 हर्ट्ज़ होती है। देखें, ये साइनोसोडल वेव फॉर्म में जो इतना पोर्शन है इसको कहा जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है निगेटिव हाफ साइकिल, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है अ कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल इसे हम कहते हैं इसकी। तो एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल्स हमारी सप्लाई जो हमारे घरों में दी जा रही है वो साइनोसोडल नेचर की है, और ऐसी 50 साइकिल एक सेकंड में हमारे घर में पहुंचती हैं, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स को कंप्लीट होने में समय लगता है 1 सेकंड। तो यानी 50 साइकिल आती हैं 1 सेकंड में, तो 1 साइकिल आएगी आपकी 1/50 सेकंड में। तो यहाँ से अगर इसे ये टाइम की एक्सिस है और ये वोल्टेज की एक्सिस है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लगने वाला जो 1 साइकिल में लगने वाला समय है ये पूरा का पूरा 1/50 सेकंड। और उसी में अगर हम यहाँ से बात करें ये वाला ये हिस्सा, तो ये 1/100 सेकंड उसका जस्ट आधा। ठीक है, तो इसे समझने पे अब हम इसे और ध्यान से देखते हैं। अगर हम ये समझें कि ये जो इसकी मैक्सिमम यानी पीक वोल्टेज है +13 वोल्ट, और ये जो नेगेटिव पीक है ये इसकी -13 वोल्ट है, तो इस सिग्नल को हम समझते हैं ये आखिर ये ग्राफ कह क्या रहा है, ठीक है। अगर ये वो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे घर में जहाँ से हम सप्लाई ड्रॉन करते हैं, ठीक है, तो अगर इन दो पॉइंटों पे मैं कोई अपना अप्लायंसेस कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से अगर ये शुरू करता है तो हम समझेंगे सबसे पहले इन दो पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड स्केल पे यानी यहाँ पर वाई एक्सिस पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0। जब हमने शुरू किया था तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था 0। तो एम्पलीट्यूड अगर 0 है यानी इन दो पॉइंटों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो यहाँ पर कोई भी प्लस नहीं होगा, कोई भी माइनस की तरह बिहेव
नहीं करेगा। समय में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं ये वोल्टेज थोड़ी सी यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा, सपोज करें ये 1 वोल्ट है, ठीक है। अब इसमें हमारा कोई एक ये इसे मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए ये पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है और ये निगेटिव की तरह। तो अब इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है ये कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट, ठीक है। अब 1 वोल्ट के बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय में आगे चलते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आगे चल के ये 2 वोल्ट, आगे चल के 2 वोल्ट समथिंग, 3 वोल्ट समथिंग, और करते करते इसी तरीके से ये अपने पीक पे पहुंचता है। तो वोल्टेज कितनी है, 13 वोल्ट। यानी अब इन दोनों के पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 13 वोल्ट यहाँ पर पहुंचने के बाद। इसके बाद आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगता है, 13 वोल्ट से 11, 11 से 10, 8, 7, 9, 3, 2 और फाइनली फिर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाता है। यानी अब यहाँ पर कोई भी प्लस नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, अब अगर हम यहाँ तक तो हमें समझ में आया। अब ये जो निगेटिव हाफ साइकिल दिखाना चाह रही है ये क्या बताती है, अब ये निगेटिव हाफ साइकिल हमको ये बताती है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को 0 होने के बाद अब ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा। अब यानी यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा। फिर इसके बाद के थोड़ा सा जैसे हम समय में आगे चले तो हमें पता चलता है कि ये जो पोटेंशियल अब जो हमें यहाँ पर मिल रहा है ये कितना है, लगभग -1 वोल्ट। इस -1 वोल्ट का मतलब ये है कि अब हमारे टर्मिनल पलट गए हैं, यानी अब ये वाला पॉइंट प्लस की तरह बिहेव करेगा जो, और ये वाला टर्मिनल माइनस की तरह बिहेव करेगा। अब इनके बीच में वोल्टेज लगातार बढ़ती जाएगी, कैसे, -1, -2, -3, 9, 10, 11 और अब तक कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी, -13, और -13 के बाद ये दोबारा फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, कितना हो जाएगा, -12, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 फाइनली 0। इस तरीके से इसने अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करी, पहले 0 से बढ़ते बढ़ते +13 वोल्ट तक, तब इस टर्मिनल ने प्लस की तरफ बिहेव किया, इस टर्मिनल ने माइनस की तरफ बिहेव किया, उसके बाद ये लगातार प्लस माइनस ही ये ऐसा ही रहा, और ये पोटेंशियल इनका यहाँ तक पहुँचने के बाद घटता रहा, और यहाँ तक पहुँचने के बाद दोबारा से इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। और जैसे इससे आगे चला हमारे टर्मिनल रिवर्स हो गए, यानी जो पहले प्लस की तरह बिहेव कर रहा था वो टर्मिनल अब माइनस की तरह बिहेव करेगा, जो माइनस की तरह बिहेव कर रहा था अब वो टर्मिनल प्लस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इसके बाद ये फिर तक ये पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा, -13, फिर घटते 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 फिर फाइनली ये 0 हो जाएगा। और ये एक साइकिल, इसको पूरा होने में कितना समय लगा, 1/50 सेकेंड, और 1 सेकेंड में ऐसी कितनी साइकिल्स आ जाती हैं हमारे यहाँ, 50 साइकिल्स ऐसी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो किस नेचर की है, AC नेचर की है, जिसकी सप्लाई कैसी है, 50 हर्ट्ज। अब अगर पहले ये टर्मिनल पॉजिटिव रहा था और ये टर्मिनल नेगेटिव रहा था, तो हम ये जानते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, प्लस से माइनस। तो शुरू में पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या रहा होगा, प्लस से माइनस, यानी करंट की डायरेक्शन इधर से इधर थी जो फ्लो कर रही थी। जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया होगा तो इसमें यहाँ से करंट इस इधर गई होगी और इधर से वापस आई होगी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये क्या कहते हैं, यहाँ पे पहुँचने के बाद इस करंट का क्या हो गया होगा, रिवर्सल, क्योंकि टर्मिनल रिवर्स हो गए। अब ये पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा था और ये टर्मिनल नेगेटिव की तरह, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही थी, ऐसे, इस हाफ साइकिल में। यानी अब अगर हम समझे तो करंट इधर से निकलेगी और इधर से वापस इसमें जाएगी, ठीक है। और इन दो बिंदुओं पर, यहाँ पर अगर ये लोड रजिस्टिव है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज की वेवफॉर्म को फॉलो करेगी। तो जब वोल्टेज 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और यहाँ कोई भी करंट नहीं होगी, यानी इन दो इंस्टेंसेस पर कोई भी करंट नहीं होगी अगर लोड रजिस्टर है तो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि AC वेवफॉर्म है क्या, इसे अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है।
एक बार प्लस की तरह ये, एक बार प्लस ये माइनस किए तो करंट इधर से इधर, अगली नेगेटिव हाफ साइकिल में प्लस ये माइनस ये तो करंट इधर से इधर, और उसमें भी इसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम लगातार बदलता रहता है। पहले ये 0 से अग्रसर होता है +13 वोल्ट तक, फिर ये लगातार घटते घटते वापस 0 तक पहुंचता है, और फिर इसके टर्मिनलों का पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे घरों में सप्लाई आती है, और इसी को हम एसी सप्लाई कहते हैं। आइए हम इसे डायरेक्टली अपने सीआरओ पे देखते हैं ये किस तरीके की वेवफॉर्म है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो एसी सिग्नल हमें घर में प्राप्त होता है और साइनसोइडल नेचर का, तो सीआरओ पे कैसे देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को जो घर में सप्लाई आती है 230 से 250 वोल्ट, उससे मैंने एनर्जाइज़ किया हुआ, ठीक है, इसको एनर्जाइज़ कर दिया। और ये जो इसकी सेकेंडरी साइड है, इसमें इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें नियर अबाउट 9 वोल्ट आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसके सेकेंडरी के आउटपुट पे हम सीआरओ लगा के देखते हैं, या डीएसओ के कनेक्शन करके देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म में किस तरह की प्राप्त होती है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक साइनोसोडल वेवफॉर्म है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। ये समय के साथ साथ ये साइनोसोडली इसका पोटेंशियल अपनी पीक वैल्यू तक जाता है, फिर डिक्रीज़ होकर वापस 0 तक आता है, और फिर टर्मिनल रिवर्स हो जाता है, यानी जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था तो प्लस, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। फिर ये पोटेंशियल निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, जो कि अपनी पीक तक जाता है, और फिर वापस आके पुनः शून्य यानी 0 हो जाता है, ठीक है। और ऐसी ही इस कंप्लीट साइकिल कहते हैं, और ऐसी ही 50 साइकिल एक सेकंड में हमें मिलती है, क्योंकि हमारे घर में आने वाली सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब एसी करंट जो साइनोसोडली है ये आपने देख लिया। आइए अब डीसी को देखते हैं, डीसी किस तरीके से वेरी होता है। डीसी में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती। अगर ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस पर, अगर ये डीसी सप्लाई के टर्मिनल होते, अगर ये टर्मिनल डीसी सप्लाई का होता और हम यहाँ से डीसी ड्रॉन कर रहे होते, तो इसमें एक फिक्स प्लस होता और एक फिक्स माइनस होता ये। और जब हम इस पर क्या कहते हैं अपने कनेक्शन अपना सप्लाई लगाते हैं, तो सीधे प्लस से करंट या जो आपका प्लस पॉइंट है इससे करंट बाहर की तरफ निकलता और अपने अप्लाइंसेस में होके माइनस में करंट ये वापस चला जाता, और ये लगातार इसी दिशा में बना रहता है। यहाँ करंट की दिशा नहीं परिवर्तित होती, बल्कि एक ही दिशा में ये करंट बनी रहती है, और साथ ही साथ इसका एम्पलीट्यूड भी समय के साथ चेंज नहीं होगा। अगर आप देखेंगे प्योर डीसी सप्लाई का जो एम्पलीट्यूड होगा वो फिक्स रहता है समय के साथ। आइए इसे देखते हैं। मेरे पास ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो मार्केट में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। ये आपको इसमें दिख भी रहा होगा, ये इसका प्लस टर्मिनल है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इसे ढंग से देख पाओ। तो ये इसका प्लस टर्मिनल है, और ये इसका पलट के अगर मैं आपको दिखाऊँ ये इसका माइनस टर्मिनल है। अब इस पर हम अपने सीआरओ को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह की हमें वेवफॉर्म प्राप्त होती है। अभी आप देख रहे हैं कि वेवफॉर्म बीचों बीच में है, 0 के आस जीरो वोल्टेज वहाँ पे 0 वोल्ट पे है। जैसे ही मैं इसे टच करूँगा ये वेवफॉर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे हटाऊंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, और मैं इसे वापस लगाता हूँ तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसकी वोल्टेज बिल्कुल टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, लगातार एक ही वोल्टेज बनी हुई है, और क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा और साथ में इसके टर्मिनल फिक्स हैं, यानी प्लस माइनस, तो करंट हमेशा एक ही तरफ जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ करंट चेंज नहीं हो रही, समय के साथ साथ करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ठीक है। तो रेक्टिफायर का हमारा मेन पर्पज़ यही है, जो अभी आपने इससे पहले सप्लाई देखी वो, और जो ये सप्लाई आप देख रहे हैं, जिस तरीके की वेवफॉर्म आप देख रहे हैं, ये हमें उस वेवफॉर्म से इस वाली वेवफॉर्म को प्राप्त करना है किसी तरीके से, और यही काम हमें
रेक्टिफायर करके देता है। हम किस तरीके से एक अल्टरनेटिंग करंट को एक यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज कर सकते हैं, ये हमारे रेक्टिफायर्स करते हैं। चलिए आगे आगे का देखते हैं। चलिए रेक्टिफायर के बारे में आगे पढ़ने से पहले उसके सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं, जो कि है डायोड। ठीक है, डायोड के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। अच्छा, ये दो सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। एक पी टाइप और एन टाइप के जंक्शन जब उन्हें फ्यूज़ कर दिया जाता है आपस में, तो एक डायोड आपको मिलता है। इस डायोड में ये पी टाइप, इसे पी जंक्शन कहते हैं, इसे पी टाइप सबस्ट्रेट, इसे एन टाइप सबस्ट्रेट, और ये पी एन जंक्शन बीच वाला कहलाता है आपका। ठीक है, इस पॉइंट को एनोड, इसे कैथोड, इसका सिंबल आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से है ये आपको। और एक्चुअल में अगर आप डायोड को देखना चाहेंगे तो डायोड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्चुअल डायोड कैसा होता है। ये डायोड के इसमें जो आपको ये वाला आपको एन टाइप हमेशा अगर पॉइंट पता करना है तो हमेशा डायोड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक ये चमकीली सी आपको ये एक चमकीला सा आपको ये साइड में लाइन दिखाई दे रही होगी इसमें डायोड में, ये रही राइट साइड में। ठीक है, ये दिखाता है कि ये आपका एन टाइप, ये एन टाइप पॉइंट है इसका, यानी इसका कैथोड पॉइंट है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, मार्केट में आप जाके मांग सकते हैं बड़े आराम से, कहीं भी आपको अवेलेबल होगा, बहुत सस्ता है, नियर अबाउट 1 रुपीज़ में वन आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये जो मैंने डायोड लिया है ये है 4007 IN 4007, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डायोड करता क्या है? इस डायोड को कई लोग डायोड वॉल के नाम से जानते हैं, और वो इसका यही एक अकेला ऐसा लौता कंपोनेंट है जो AC को DC में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बिना रेक्टिफायर संभव नहीं है। देखें ये क्या करता है, इसका सिंबल अगर आप ये देखें, ये एक, अगर हम इसको समझें, मैं अगर आपको प्रैक्टिकल वे में अगर इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ये बताऊँ, अगर आप इसे इधर प्लस सप्लाई देंगे और इधर माइनस सप्लाई देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा, यानी ये कंडक्ट करेगा अगर कुछ इस तरीके से है तो। अगर आप इधर निगेटिव सप्लाई देंगे और इधर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ये वाली कंडीशन जो ऊपर मैंने आपको दिखाई, वो अगर इधर प्लस है और इधर माइनस है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, अगर आपने ऐसा कुछ कनेक्शन किए हुए हैं एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसके। और अगर आपने इधर माइनस है और इधर प्लस दिया हुआ है इस तरीके से तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, उस टाइम ये इसे रोक देगा। यानी ये अपने अंदर करंट को इधर से इधर जाना तो अलाउ करता है, लेकिन इधर से इधर जाने वाली करंट को ये ब्लॉक कर देता है, ये जाने नहीं देता। एक वॉल्व की तरह काम करता है, यानी आप इसमें एक तरफ तो ले जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन उस मतलब करंट इधर से इधर तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप करंट इधर से इधर नहीं ले जा सकते। इसलिए ये इसको जब करंट इधर से इधर जाती है तो इसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है वॉल्व की तरह, इसलिए इसे डायोड वॉल्व का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, हम इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कहते हैं रेक्टिफायर बनाएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता क्या है, आइए इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन मल्टीमीटर। ये मैं एक मल्टीमीटर ले रहा हूँ, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, इसको हम ये रहा। ठीक है, बस इसे 20 वोल्ट DC सप्लाई पे से यहाँ लगाता हूँ इस तरीके से, ये रहा। एक 9 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ इस तरीके से, उस डायोड को इस बैटरी के साथ एक बार फॉरवर्ड बायस करके आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, एक बार रिवर्स बायस। मैंने ये जो आपको समझाया था कि जब आप इधर प्लस सप्लाई देंगे और इधर माइनस सप्लाई रखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस कनेक्ट हो जाएगा। लाइए मैं इधर इसे ये प्लस सप्लाई ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये मैंने अपना मल्टीमीटर का टर्मिनल ये यहाँ पर लगाया, और ये दूसरा टर्मिनल मैंने मल्टीमीटर का ये मैंने इसकी नेगेटिव सप्लाई पे लगाया है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये आउटपुट में आपको वोल्टेज दिखा रहा है, यानी इस टाइम ये फॉरवर्ड बायस में है, करंट इसके अंदर से इस समय पास हो रही है। अब इसको उसके उल्टा लगा के देखते हैं कि ऐसा है,
क्या ऐसा हो पाता है, आइए देखते हैं। अब मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, जिस कंडीशन में हमने पहले कनेक्ट किया था उससे ठीक उलट ये अवस्था होगी। ये रहा, मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट किया, ये रहा। अब आइए इधर इसे लगा के देखते हैं मल्टीमीटर को, और इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। आप ये देखते हैं बहुत ना के बराबर ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है ही नहीं, लगभग 0.1 आउटपुट वोल्टेज ये आपको लगभग दिखा रहा है, ना के बराबर। यानी ये कंडक्ट इस टाइम में रिवर्स बायस में। जितनी भी वोल्टेज थोड़ी बहुत आपको दिखा रहा है ये इसके रिवर्स लीकेज करंट की वजह से है, जो कि बहुत ही माइनर है। यानी अगर आप समझें तो ये डायोड इस टाइम रिवर्स बायस कंडीशन में, और इसने वोल्टेज को पूरी तरीके से आउटपुट में आने से ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डायोड के बारे में जानने के बाद आइए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप डायोड समझ चुके हैं, आगे चल के देखते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर्स, और एक तरीके के रेक्टिफायर्स को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर्स। अब ये फुल वेव जो रेक्टिफायर्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। जो फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं ये इसमें जो एक जो रेक्टिफायर होता है विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड एंड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की सहायता से बनाया जाता है, जबकि एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। आइए बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हमने आपको बताया रेक्टिफायर का मेन पर्पस होता है कि आपकी अल्टरनेटिंग करंट को एक यूनिडायरेक्शनल करंट में बदल देना। रेक्टिफायर यही काम करता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक सिंगल डायोड की हेल्प से बनाया जाता है। सबसे पहले हम करते क्या है कि मोस्टली जो हमारे घर में अप्लाइंसेज होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो डीसी वोल्टेज जो उन्हें चाहिए होता है वो काफ़ी कम चाहिए होता है। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो लगभग 230 से 250 वोल्ट के बीच में होती है। तो सबसे पहले हम उस एसी को रिड्यूस करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और एक छोटे वोल्टेज लेवल पे ले आते हैं। आपने देखा है कि यहाँ प्राइमरी में ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी में हमने V1 वोल्टेज अप्लाई की हुई है। यहाँ पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V2 वोल्टेज ये प्रोड्यूस कर रहा होगा तो इसी नेचर का, लेकिन वो V1 से कम होगा। अब इस कम वोल्टेज को, जो कि एक एसी नेचर का ही आउटपुट का होगा, अब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, मतलब यानी इसको डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जनरेट हो रहा हो, जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा होगा मान लेते हैं, और ये वाला टर्मिनल निगेटिव की तरह बिहेव कर रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में अगर आप डायोड पे इधर पॉजिटिव और इसके दूसरी तरफ यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होता है तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है, बशर्ते ये वोल्टेज इसकी जंक्शन वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि सिलिकन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3, वो आप जानते ही होंगे। तो अगर ये वोल्टेज उससे ज़्यादा है तो आप जैसी तो ये इस डायरेक्शन में इसको करंट को जाना अलाउ कर देगा। यानी अब जो रेजिस्टेंस है या बाहर का ये लोड आर है, इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, इधर से इधर। ठीक है, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस होते ही ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट होगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे ये करंट बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके अक्रॉस आउटपुट बढ़ेगा, यानी ये पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचने के बाद निगेटिव हाफ साइकिल आती है, निगेटिव हाफ साइकिल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो टर्मिनल जो पॉजिटिव होता है, पहले तो ये इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ये दोनों 0-0 हो जाते हैं, ना यहाँ कोई पोटेंशियल बचता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0। और उसके बाद क्या होता है कि ये टर्मिनल निगेटिव की तरह बिहेव करेगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। और जब ये इस तरीके से बिहेव करेगा, हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या सेटअप होगी, इस सप्लाई की वजह से ये पॉजिटिव से, यानी पहले से ठीक उलट, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या ये फ्लो कर पाएगी, क्वेश्चन ये है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब डायोड पे इधर ये पॉजिटिव की तरह होगा और इधर ये आपको ये निगेटिव सप्लाई लगी होगी, तो रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया। और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, और जब रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता तो क्या ये करंट आपके लोड के अंदर से जा पाएगी, आंसर है नहीं। वो आप देख सकते हैं आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हुई। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हुआ, भले ही इनपुट पे निगेटिव हाफ साइकिल अवेलेबल थी, लेकिन आउटपुट यानी रेजिस्टेंस के अंदर वो निगेटिव हाफ साइकिल की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाई और वो निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से गायब हो गई।
अब फिर जैसे ही इसके बाद दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है और दोबारा से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनता है, करंट डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है, आप देखते हैं कि फिर से आउटपुट आपको मिलती है और यही चलता रहता है। तो अगर हम देखें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो आपको आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट क्लिप हो, आपका आउटपुट क्लिप हो गया। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई फिर से आपको आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही आपका आउटपुट गायब। तो हम इससे हुआ क्या, सबसे पहली बात तो हमें एक, भले ही हमें कांस्टेंट वोल्टेज का आउटपुट ना मिला हो डीसी सप्लाई की तरह, लेकिन डीसी की सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर आके सेटअप होगी क्या है, वो है यूनिडायरेक्शनल करंट। अगर आप देखें तो इस रेजिस्टेंस, इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट हमेशा अप टू डाउन ही जा रहा है, डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, रिवर्स बायस होने की वजह से ये जो रिवर्स करंट है इसको अलाउ नहीं करता। यानी रेजिस्टेंस के अंदर, इस लोड के अंदर, इस आउटपुट के अंदर करंट किस तरीके की हो गई, यूनिडायरेक्शनल। हालांकि ये एक आउटपुट, एक अच्छी आउटपुट नहीं है, क्योंकि हम देखें कि हमारे पास यहाँ भी पावर अवेलेबल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारे पास पावर अवेलेबल है, लेकिन आउटपुट में सिर्फ हम पावर कहाँ कंज्यूम, अप्लायंसेस कहाँ पावर कंज्यूम कर पा रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। सिर्फ हाफ वेव ही ये कंडक्ट कर पा रहा है, ये नेगेटिव वेव के दौरान हमारा अप्लायंसेस कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। यानी आउटपुट में जो आपको मिलेगी, हाफ टाइम के लिए कंडक्शन, हाफ टाइम के लिए ब्रेक, हाफ टाइम के लिए कंडक्शन, हाफ टाइम के लिए ब्रेक, जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हालांकि ये बहुत अच्छा रेक्टिफायर नहीं है, इसलिए हम इसको यदा कदा ही शायद कहीं यूज़ में लाते हो, नहीं तो नहीं लाते। ठीक है, आगे चलता है। ये वो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। हमने अभी वीडियो की शुरुआत में ही हमने कैलकुलेशन की थी कि इस पूरी जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज का मतलब है नहीं 50 साइकिल्स आती हैं आपकी 1 सेकेंड्स में, 1 सेकेंड में। एक साइकिल हमारी कितनी आएगी, 1/50 सेकेंड में। ठीक है, और हाफ साइकिल अगर हम पूछे तो हमसे कितनी में आएगी, 1/100 सेकेंड्स में। क्योंकि 1 सेकेंड 1000 मिली सेकेंड का होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ साइकिल हो गई 10 मिली सेकेंड की और फुल साइकिल हो गई आपकी 50 मिली सेकेंड्स की। तो अगर हम ये देखें तो आप ये देखें कि 0 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक तो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल जब तक रही तब तक तो आपके हाफ वेव रेक्टिफायर ने कंडक्शन किया। जैसी 10 से लेकर 20 मिली सेकेंड वाले पीरियड में आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आई, उसको आउटपुट में उसने नहीं दिया। ठीक है, और फिर हम अगर इसी तरीके से आगे दें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर कंडक्ट हुई, नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हुई, नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से खत्म। अगर हम देखें तो इसका एवरेज अगर हम लेंगे तो ये एवरेज डीसी हमें लगभग आउटपुट में हमें मिली। तो इस तरीके से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है। आगे देखते हैं। आइए, जो हाफ वेव रेक्टिफायर अभी हमने कागज़ पर देखा था कि किस तरीके से उसका सर्किट होता है, चलिए उसे एक प्रैक्टिकली एक बार उसे बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कहते हैं, आप अगर हम देखें तो ये जो मैं ट्रांसफार्मर को, प्राइमरी को एनर्जाइज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई 230 वोल्ट जो घर में आती है। इसके बाद ये इसे स्टेप डाउन करके मैंने आपको बताया था, इन दो पॉइंटों के बीच में आपको एक येलो और ये जो ब्लू वायर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे मैं ये ले लूँ चाहिए, इन दोनों के बीच में हमको 9 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। और उसकी वेव फॉर्म एक साइनोसोडल वेव फॉर्म थी। आइए एक बार उसे दोबारा देख लेते हैं किस तरीके से वो आउटपुट में हमको दिखा रहा था। ये देखें आप, ठीक है। अगर आप एनालिटिक्स पे यहाँ गौर कर पाएंगे तो आपको ये जो वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे लिखा है 13.6 वोल्ट। अगर 13.6 वोल्ट एक्चुअली इसकी पीक वैल्यू है। अगर हम पीक वैल्यू को √2 टाइम से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाता है इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 वोल्ट के आसपास होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक हाफ वेव रेक्टिफायर वाला सर्किट हम पूरा करते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं। लीजिए, ये लीजिए, हमने डायोड इसके एक तरफ यहाँ पर लगा दिया। ये तार थोड़ा सा टूट गया है, इसे दूसरे वाले वायर से करते हैं।
ये लीजिए, इसको यहाँ पर हम डायोड पे इसका आउटपुट चेक करते हैं, आप वो देख सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी ये डायोड कंडक्ट होने दे रहा है जब ये फॉरवर्ड बायस में आता होगा। तो जैसे ये रिवर्स बायस में जाता होगा, ये डायोड इसके अंदर से इस करंट को जाने नहीं दे रहा, इसलिए CRO से दिखा नहीं पा रहा। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक हाफ साइकिल में हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। तो हमने सबसे पहली एक प्राइमरी चीज़ अचीव कर ली, करंट को यूनिडायरेक्शनल करना। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम वेवफॉर्म को और प्योरीफाई करना चाहते हैं, जैसे DC में होता है, तो हम आउटपुट में यहाँ पर क्या कहते हैं, इन दो पॉइंटों के बीच में जो पॉजिटिव टर्मिनल या हमें आउटपुट मिल रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। तो ये वेवफॉर्म काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों, जो अभी तक हमने समझा एक रेक्टिफायर के बारे में, उसे एक नेचुरल एक उदाहरण से समझते हैं, एनालॉजी से। आपने ये साइकिल में हवा भरने वाला पंप तो देखा होगा। इसमें जब हम नीचे दबाते हैं तो इसमें से हवा बाहर निकलती है। जब हम इसे ऊपर खींचते हैं, क्योंकि अब इस पर कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये बाहर से हवा अंदर खींचेगा। तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, इसमें हवा इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। यानी ये बिल्कुल एक ऐसे AC के करंट की फ्लो की तरह है, जिसमें करंट एक बार प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ऊपर एक बार टर्मिनल पर लटने के बाद वो रिवर्स आती है। तो करंट इधर से इधर, करंट इधर से इधर, उसी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि इसकी हवा एक बार इधर से इधर और एक बार इधर से इधर। देखें, मैं जब इसे पुश करता हूँ, ये देखिए कागज़ को धकेल रहा पीछे पीछे, ये देखिए धकेल रहा और पीछे करने पे इसे चिपका लेता है। ये देखिए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हवा एक बार ये धकेल रहा है और एक बार हवा को अंदर सक कर रहा है, इसकी वजह से कागज़ इधर आ रहा है। ऐसे देखें, यानी इसके अंदर की हवा को हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, जिसमें अब हवा यहाँ करंट का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, हवा अल्टरनेटिंग है, हवा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। लेकिन जब हम इससे साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं तो इसके ऊपर एक वॉल्व लगा दिया जाता है। उस वॉल्व से क्या होता है कि हवा इसके अंदर से, इससे होते हुए ट्यूब के अंदर तो जा सकती है, पर ट्यूब से वापस इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता, वो वॉल्व वहाँ ना लगा होता, तो हवा वापस इसमें चली जाती और ट्यूब में कभी हवा ना भर पाती। आइए चलिए इसे करके एक्सपेरिमेंट से करके देखते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने साइकिल के ये जो पंप होता है, इसके किनारे पे मैंने फाइनली वो वॉल्व लगा दिया है जो ट्यूब के अंदर लगा होता है। आप देख सकते हैं ये बॉल बॉडी वो लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर ये रबड़ का बॉल चढ़ा हुआ है। अब ये क्या होता है कि जब मैं इस पंप को दबाता हूँ तो इसमें से हवा इस वॉल्व के थ्रू बाहर तो निकल जाती है, लेकिन हवा इसमें वापस अंदर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हवा ट्यूब के अंदर भर जाती है। और अगर हम इस पाइप को समझें या इस पंप को समझें, ये पंप एक अल्टरनेटिंग एयर का सोर्स है, जो एक बार हवा को अंदर से बाहर और एक बार बाहर से अंदर खींचने की इस पाइप के अंदर कोशिश करता है। लेकिन ये वॉल्व है जो इस हवा को यूनिडायरेक्शनल बनाता है, यानी हवा उस डायोड वॉल्व की तरह है जो अभी अभी हमने रेक्टिफायर में देखा। अब इसने इसे भी लगभग एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना दिया है, यानी जब हम हवा पुश करेंगे तभी हवा इसके अंदर से साइकिल की ट्यूब के अंदर जाएगी, लेकिन जब हवा खींचेंगे तो इसमें से हवा वापस अंदर नहीं जाएगी। यानी नेट हवा अब ट्यूब के अंदर जा रही है, यानी हवा का फ्लो अब यूनिडायरेक्शनल हो गया, जैसे हमारे डायोड के अंदर करंट का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो गया था। ये से देखते हैं, ये देखिए, जब मैं इसे दबा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, लेकिन जब वापस खींच रहा हूँ तो पानी इसके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसा करने से इसे वॉल्व रोक रहा है। तो ये भी एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, लेकिन एयर के लिए। अगर आप एयर को करंट समझें तो करंट पंप के अंदर से बाहर तो आ सकती है, लेकिन इससे वापस पंप के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, यही इसीलिए हम डायोड को एक वॉल्व कहते हैं, जैसे ये एक वॉल्व है। चलिए अब आगे चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को एक एग्जांपल के साथ भी समझा, एक नेचुरल एग्जांपल के साथ भी समझा। अब आगे चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये पहले टाइप का रेक्टिफायर है जो मैंने आपको बताया था, दो डायोड की हेल्प से और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की हेल्प से बनाया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अगर आप इसे देख पा रहे हो, ये एक ट्रांसफार्मर है
क्या कहते हैं, जिसकी ये प्राइमरी है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी के ये 2 तार हैं, लेकिन अगर आप सेकेंडरी में देखें तो ये 3 तार निकले हुए हैं। ठीक है, असल में है क्या कि इसकी सेकेंडरी, अगर आप ये इस इमेज में देख पा रहे हैं तो इसकी सेकेंडरी जहाँ इसके टर्न से स्टार्ट, एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट के अलावा एक टेपिंग बिल्कुल सेंटर से भी निकली हुई होती है, इसे कहते हैं सेंटर टेप, यानी ये 3 वायर बाहर आए हुए होते हैं इसके सेंटर से। ठीक है, ठीक है। और इसमें ये ट्रांसफार्मर जो है ये 909 का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 909। ये 909 का क्या मतलब है, आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप उससे कहेंगे 909 का ट्रांसफार्मर दे दो तो वो आपको एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर दे देगा। अब सेंटर टेप इस 909 का क्या मतलब है कि यहाँ से लेके इन 2 पॉइंटों के बीच में आपको 9 वोल्ट मिलने वाली है एसी, और इन 2 पॉइंटों के बीच में अगर आप अलग से मेज़र करेंगे तो यहाँ आपको 9 वोल्ट एसी मिलने वाली है। ठीक है, तो 909, इन दोनों के बीच में 9 वोल्ट, इन दोनों के बीच में 9 वोल्ट। और अगर आप इस बीच वाले तार को ड्रॉप कर देते हैं और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल मेज़र करते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। आइए इसे चेक करके देखते हैं किस तरीके से। यह मेरा मल्टीमीटर, मैं इसमें इसे 200 वोल्ट एसी को कैलकुलेट करने के पॉइंट पे लगा देता हूँ। कनेक्शन ये है मेरे। ठीक है, मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ ट्रांसफार्मर को। ठीक है, अब देखता हूँ। ये देखिए 9.5 वोल्ट आपको दिखा रहा, यानी सेंटर टेप से लेके एक साइड के, यानी एक साइड के, यानी हाफ, ये जो आपकी कॉइल है इसके बीच में आपको पोटेंशियल कितना दिखा रहा है, 9.5 वोल्ट। अगर मैं अपर हाफ को चेक करता हूँ तो उसके बीच में भी देखते हैं कितना दिखा रहा है वोल्टेज। ये भी 9.5 वोल्ट है, अगर आप देखना चाहें आपको दिखाई दे रहा है तो। और अगर मैं इस सेंटर टैप को छोड़ दूँ, ये सेंटर वाली टेपिंग को छोड़ दूँ और एक एंड और एक शुरुआत वाले, इनके बीच में अगर मैं वोल्टेज मेजर करूँ तो आप देख सकते हैं 19.4 नियर अबाउट ये वोल्टेज है, यानी 10 वोल्ट। तो ये ठीक बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में 9 पॉइंट कुछ वोल्ट है और इन दोनों के बीच में 9 पॉइंट कुछ वोल्ट है, और इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो 19 पॉइंट वोल्ट है, 19 वोल्ट के आसपास है। और ये AC टाइप, क्योंकि हम AC दे रहे हैं प्राइमरी से, तो सेकेंडरी पे भी ट्रांसफार्मर क्या बनाएगा, AC। मैंने बहुत लोगों को ये गलतफहमी देखी है, जो लोग ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम होता है AC को DC में बदलना। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम होता है तो वोल्टेज को स्टेप अप करना है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वी कैन डिसाइड कि वेदर योर ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप और अप स्टेप डाउन। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों, जैसा अभी हमने ये सर्किट में देख ही रहे थे कि ये देखिए आप, ये ये इसकी प्राइमरी होगी, प्राइमरी में 2 तार ये रहे, हम इसको निकाल देता हूँ। ये रहा, ये सेकेंडरी जिसमें ये सेंटर टिपिंग, ये यहाँ पर, ये इसका स्टार्ट, ये इसका एंड कॉइल का, ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसा आपको सर्किट में दिखाया गया। ठीक है, बस यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इक्वल दिखाए गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस तरीके से। और ये बीच में यहाँ दिखाते हैं, हमें जो लाइन होती है मैग्नेटिक कपलिंग की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये देखें तो इसमें ये कौन सा है, ये P पॉइंट है और ये इसका N पॉइंट है। वैसे ये इसका P पॉइंट है, ये इसका N पॉइंट है। ठीक है, अभी जो हम सर्किट बनाने जा रहे हैं इसमें फ़िलहाल ये एक कैपेसिटर आउटपुट में लगा के दिखाया गया है। इसे अभी हम फिलहाल नहीं मान के, आप इसे मान के चलें यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो वेवफॉर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इस कैपेसिटर के साथ दिखाई नहीं देगी। अभी फ़िलहाल आप इस पूरे सर्किट को बिना कैपेसिटर के कंसीडर करें। इसके बाद मैं आपको कैपेसिटर लगा के भी दिखाऊंगा कि कैपेसिटर के बाद वेवफॉर्म में क्या फ़र्क आता है, कैसे किस तरीके से ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हाँ ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है और ये 2 डायोड विद सेंटर टिप, ये अरेंजमेंट इसे किस तरीके से कर पाता है। जैसा जैसा ये सर्किट डायग्राम दिया गया है हम इसे बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। अगर आप ये देखें तो ये 2 N पॉइंट है, इसके N टाइप जो जंक्शन है इनको हम एक जगह जोड़ लेते हैं, जैसे कि इसमें गया। तो मैं ऐसे 2 डायोड निकाल लेता हूँ और उनको एक जगह जोड़ देता हूँ। ये मेरे पास एक डायोड था, ये एक दूसरा डायोड है।
आप देख पा रहे हैं, मैंने आपसे बताया था अगर आपको इसका एन साइड पहचानना है तो आपको क्या करना, जो हाँ, तो आपको क्या करना है इसका ये आपको इसकी एक साइड में आपको एक चमकीली लाइन होती है, वो आपको देखना पड़ेगा किस तरह का, वो इसका एन साइड है ये दोनों डायोड का। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये इसमें यहाँ और क्या करते हैं, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ जैसे कि सर्किट में दिया गया है ऐसे। और यही चीज़ यहाँ पे दी गई है, ये दोनों यहाँ पे जोड़े गए हैं, ये एन ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, एक मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीधे बता देता हूँ जैसे मैकेनिक सोचते हैं कैसे करते हैं। ये जो जो चमकीले वाला हिस्सा होता है, यानी यहीं से हमको पॉजिटिव सप्लाई बाहर मिलनी होती है। आपको ये ध्यान रखना है, यहीं से हमें हमेशा पॉजिटिव सप्लाई बाहर मिलेगी, और मिलेगी तब जब आप पॉजिटिव सप्लाई इधर देंगे, इधर निगेटिव देंगे तो उधर पॉजिटिव अपने आप से बन के थोड़ी आएगी। तो इसमें से तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप ये तभी फॉरवर्ड बायस हो पाएगा जब आप इधर पॉजिटिव सप्लाई देंगे और इधर इसे लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव सप्लाई रखेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे वो मैकेनिक इस तरीके से याद रखते हैं कि चमकीले वाला हिस्सा जो होता है ये जो इसका एन टाइप है, यहाँ से एन पोर्शन से हमेशा पॉजिटिव सप्लाई बाहर आती है, इस तरीके से वो याद रखता है। ठीक है, तो अब हमने इतना पोर्शन तैयार कर लिया। अब इसके दूसरी साइड के दोनों पी पोर्शन बचे हैं, जो कि एक अपर टर्मिनल पे लगाना है कॉइल के इस येलो वाले टर्मिनल पे, और दूसरा इस येलो वाले टर्मिनल पे लगाना है। इसी तरीके से हम इसको कर देते हैं। तो ये देखें जैसा इसमें ये दिया गया है बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसे लगभग तैयार कर दिया। बस अगर आप ये देखें तो जहाँ से ये दोनों पॉइंट जुड़ रहे हैं, यहाँ से आपको आउटपुट में जो सप्लाई मिलेगी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ये आपका ये बचा हुआ पॉइंट है ये निकल के बाहर आ रहा है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो हम इसे इसी तरीके से इसे CRO में कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें किस तरीके की वेवफॉर्म मिलती है और क्यों मिलती है, इसे हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, इस अरेंजमेंट को जो अभी हमने बनाया है इसी की वेव फॉर्म को हम चेक करते हैं कि ये CRO पे किस तरीके से दिखाई देती है। सबसे पहले मैं अपने ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करता हूँ, ये रहा। अब ट्रांसफार्मर को जो आउटपुट आया है उसको ज़रा चेक करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको, और ये मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको अब ये वेवफॉर्म आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। इसमें देखिए क्या नया चेंज है। इसमें चेंज ये है, हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल तो उसकी आउटपुट में मिलती थी, पर निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आता था। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो तो है ही, पर जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पलट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको दिखाई दे रही है। तो इस वजह से जो हाफ ऑफ टाइम हमको पावर आउटपुट नहीं मिल पा रहा था, अब इसमें हमको मिल रहा है। तो ये पहले से अच्छी वेव फॉर्म है। हालांकि इसमें रिपल्स अब भी हैं, अब भी ये एक कांस्टेंट DC आउटपुट नहीं है। यहाँ पे जो करंट है वो अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये साइनस सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और फिर जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गई है। यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी करंट यूनिडायरेक्शनल हो गया। आप इसे साइनसोडल ना समझें कि इसे हाफ और इसे निगेटिव हाफ साइकिल ना समझे। से ये नीचे ट्रायंगुलर सा पोर्शन बना हुआ है,
ये असल में यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और फिर ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह दोबारा आई है ये रही है। अदरवाइज़ ये किस तरीके का सिग्नल होता है आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर ऐसा ना होता ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता, जैसे कि ये ठीक है। लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद आप इसमें फ़र्क देखें, ये साइनसोइडल सिग्नल आप देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे रेक्टिफाई कर देता हूँ, मतलब रेक्टिफिकेशन के बाद जो मुझे मिलता है आप फ़र्क देख सकते हैं। तो उसकी नेगेटिव हाफ साइकिल भी क्लिप होकर कहाँ पर पहुँच गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी वेव फॉर्म आपको आउटपुट में दिखाई देती है, ठीक है। बट इसमें रिपल्स अकर होते हैं अभी भी। ये एक स्टैटिक लाइन ना होकर जैसे एक आइडियल डीसी लाइन होती है, ये नहीं है। अगर हम इसके आउटपुट में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा दें, जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया था सर्किट डायग्राम में, अगर हम लगा दें तो ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएंगे, इसके रिपल काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाएंगे, और ये भी हम आपको बाद में करके दिखाएंगे। अब दोस्तों हमने इसका आउटपुट तो देख लिया किस तरीके का होता है, हमने आपको दिखाया। अभी हमने सीआरओ पे हमने देखा कि हमने जो इनपुट वेव फॉर्म अप्लाई की थी वो एक साइनसोइडल नेचर की थी, इस तरीके की, इस तरीके का इनपुट रेक्टिफायर को दिया गया था। लेकिन जो आउटपुट हमें जो इससे प्राप्त हुआ था वो कुछ इस तरीके का था कि पॉजिटिव साइकिल तो आउटपुट में कंडक्ट करी ही करी, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करी तो वो भी हमें आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह मिली इसी तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था, अगर आप उससे इसे कंपेयर करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव तो कंडक्ट करता था, पर यहाँ नेगेटिव में कोई सिग्नल नहीं था, नेगेटिव में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता था, यानी हाफ ऑफ द वेव इज अवेलेबल एट द आउटपुट, दैट्स व्हाई द हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड हियर द फुल वेव इज अवेलेबल एट द आउटपुट। यहाँ पर पूरी वेव आउटपुट में अवेलेबल है, तो इसे क्या कहेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे इसी वजह से। लेकिन ये ऐसा हो कैसे रहा है इसे अभी समझेंगे। हाँ, इस बात को अभी आप ज़रूर तो ध्यान में रखना कि ये कैपेसिटर यहाँ पर नहीं है, बशर्ते इसकी जगह हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इसे कहेंगे लोड रेजिस्टेंस, इसे समझने के लिए आउटपुट में, ठीक है। इस लोड रेजिस्टेंस को आप यहाँ कंसीडर करें और देखें क्या होता है। सपोज करें सबसे पहले मैंने इसे यहाँ एसी सप्लाई दी, ये रहा, और अगर एसी सप्लाई मैंने यहाँ पर दी है तो हमें सेकेंडरी पे भी इन दो पॉइंटों के बीच में क्या मिलने वाला है, एक एसी ही सप्लाई मिलेगी, ये दो एंड टू स्टार्ट पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमें एक एसी सप्लाई मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम देखें फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऊपर वाला अगर मैं मानूँ ये पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो नीचे वाला ये किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिव की तरह, ठीक है। क्योंकि इधर से इधर तक पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये निगेटिव है। किसके रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये क्योंकि पोटेंशियल राइज नीचे से ऊपर की तरफ है, तो पर इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ये जो सेंटर टेपिंग है ये पॉजिटिव की तरफ, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पोटेंशियल राइज कहाँ से कहाँ हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ बढ़ेगा। लेकिन इस वाले पोटेंशियल से ये वाला पॉइंट नीचे ही रहेगा, इसलिए हमने इसे नेगेटिव के तौर पर दिखाया है। लेकिन नीचे वाले से हायर रहेगा, इसलिए ये कंपैरेटिवली एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लस माइनस ये ऐसे हैं, और ये एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लस माइनस इस कुछ इस तरीके से भी है, ठीक है। तो ये तो है तब जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही थी, तो ये है पोटेंशियल का डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने आपसे क्या बताया था, 9 वोल्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक 9 वोल्ट होगा, कुछ इस तरीके से। एसी में 9 वोल्ट 9 वोल्ट, ठीक है। अब चलिए इसमें अगर हम देखें तो मैंने आपसे बताया था डायोड के अगर पी पॉइंट पे इधर प्लस है, इधर एन है, इधर अगर निगेटिव होगा, ये देखिए ये वाला निगेटिव पॉइंट ये घूम के ये रेजिस्टेंस के अंदर से ये यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो डायोड क्या है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी करंट इसमें इधर से इधर जाएगी। तो करंट ऊपर वाले 9 वोल्ट की वजह से, यानी इस ऊपर वाले पोर्शन की वजह से कैसे जाएगी, ये मैंने कहा था कि ये वाला पॉइंट पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है हमेशा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई बाहर आती है, तो करंट यहाँ से निकलेगी, आप देखें फॉरवर्ड बायस होगा, करंट यहाँ से निकलेगी, करंट यहाँ से लोड में डाउनवर्ड जाएगी, और वापस होते हुए इस कैपेसिटर को कंसिडर ना कीजिएगा, ये इसमें से होते हुए वापस ऐसे ये सर्किट अपना पूरा कर लेगी। यानी ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो कंडक्टिव होगा, ये वाला अभी फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल सप्लाई कुछ इस तरीके से चलेगी, ये
ये, और ये वापस इसमें चली गई। अब नीचे वाले की बात करें, इस दौरान नीचे क्या होगा। अब अगर आप देखें तो इसका जो पी पॉइंट है, ये पी यू जंक्शन, जो इसका जो पी पॉइंट, इसका जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। और जो एन टाइप सबस्ट्रेट है वो किससे कनेक्टेड है, अगर आप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये कंडक्ट इस दौरान नहीं करेगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैं इसे कहूँ, ये डायोड हमारा D1 है और ये डायोड हमारा D2 है। जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती रहेगी, D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। यानी ये वॉल्व हवा को या पानी को या इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने देगा, या मतलब इसमें से आर पार हो सकेंगे, लेकिन ये वाला अपने अंदर से करंट अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये वॉल्व बंद है। ठीक है, और ये अगर वॉल्व खुला हुआ है तो पानी या करंट का फ्लो इस तरीके से होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जब बात आती है निगेटिव हाफ साइकिल की, तब क्या होता है। जब बात आएगी निगेटिव हाफ साइकिल की, तो आपको समझने वाली बात यह है, जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो अब निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो हमने पहले बनाई थी। और जो पहले पॉजिटिव की तरह, जो पहले निगेटिव की तरह था, वो अब पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। अब पोटेंशियल राइज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड पोटेंशियल राइज है, ऐसे से ऐसे। तो जब हम यहाँ से इस कॉइल के अंदर यहाँ चलेंगे तो इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ऊंचा हुआ, तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही जब हम आगे चलेंगे तो हम ये जानते हैं कि ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्मिनल इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पर इस तरीके से 9 वोल्ट सेटअप होगा, यहाँ पर इस तरीके से 9 वोल्ट सेटअप होगा, यानी पहले की तरह जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी पोलैरिटी आप देखें तो पहले से जस्ट उल्टी हो गई है। अगर पोलैरिटी पहले से जस्ट उल्टी हो गई है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डायोड तो रिवर्स बायस हो जाएगा, बट ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी अब ये वॉल्व आगे कोई करंट नहीं जाने देगा, ये डायोड वॉल्व बंद हो गया। अब इसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, तो कैसे करेगी, अगर हम देखें ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो करंट यहाँ से निकलेगी इस तरीके से। ये करंट, अब इसको ग्रीन से समझता है यार, ये यहाँ से निकलेगी, ये ऐसे जाएगी, ये इस तरीके से ऐसे पहुँचेगी, और ये यहाँ से घूम के ये लोड में गई, और ये लोड में फिर पहले भी करंट ऊपर से नीचे आएगी और अब भी करंट ऊपर से नीचे जाएगी, और इसमें से होते हुए, इसमें से होते हुए, और ये वापस होते हुए इसमें चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए, और ये वापस, ये उसका सेंटर पॉइंट है। करंट का रिटर्निंग पाथ हमेशा ये सेंटर पर टेप ही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट हाफ साइकिल का हो, तो ये डायोड इससे रिटर्न करा, करंट यहाँ से निकलेगी, जाएगी सेंटर टेप में, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो करंट D2 से निकलेगी और जाएगी सेंटर टेप में। मतलब ये हमेशा रिसीविंग पॉइंट रहना है, और बाकी ये दोनों, एक बार करंट इससे बाहर आनी है, एक बार करंट इससे बाहर आनी है। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही समय पर जो करंट है वो कहाँ से है, इस लोड रेजिस्टेंट में ऊपर से नीचे की तरफ, यानी करंट यूनिडायरेक्शनल है, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाला डायोड कनेक्ट करके पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट में दे देगा, दिस इज ड्यू टू D1। और यहाँ पे D2 क्या है, कट ऑफ में है, इस पॉइंट पे D2 क्या है, कट ऑफ में है। फिर आप आगे चले, जब निगेटिव हाफ साइकिल ये आकर करी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, D2 कंडक्ट कर रहा होगा, D1 कट ऑफ में होगा, और यही आगे कंटिन्यूस चलता चला जाएगा, और आपको आउटपुट ये इस तरीके से वेवफॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और पहले से अच्छी वेव फॉर्म है, पहले से ज़्यादा पावर कंटेन कर रही है, पहले से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है। इनपुट पे हमारे पास फुल टाइम पावर अवेलेबल थी इसमें, और आउटपुट पे भी हर साइकिल में पावर अवेलेबल है हमारे पास, तो इसकी एफिशिएंसी पहले से कहीं ज़्यादा है। अगर आप ये देखें तो ये सिर्फ हाफ टाइम के लिए काम कर रहा था, हाफ टाइम के लिए काम कर ही ना रहा, तो इसकी एफिशिएंसी पहले से कम थी। मतलब इसकी आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इसकी एफिशिएंसी कम होगी। इसे हम किसी दिन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम फिलहाल रेक्टिफायर्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि कैसे एक फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एंड 2 डायोड के सहायता से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम कि आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। अभी जो हमने देखा था वो था फुल वेव रेक्टिफायर ही था वो भी, लेकिन हमने उसे किसकी हेल्प से बनाया था, 2 डायोड की हेल्प से। ठीक है, और उसमें ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप होना ज़रूरी था।
ठीक है। वहाँ लगभग आप देखें तो 3 इनपुट पॉइंट थे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर में सिर्फ 2 ही इनपुट पॉइंट होते हैं और 2 ही आउटपुट पॉइंट होता है। अब ये देखें, इसे सीधा सीधा पहले हम इसे बनाना सीखते हैं बनता कैसे, फिर उसके बाद हम इसके सर्किट डायग्राम पे आते हैं। अगर आप उसे डायरेक्ट देख लेते हैं तो मुझे लगता है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था जहाँ पर 2 पी जंक्शन मिलते हैं वहाँ से हम, जहाँ पर 2 हमेशा एन जंक्शन मिलते हैं वहाँ से पॉजिटिव सप्लाई बाहर आती है। तो चलिए हम इसे ऐसा करते हैं, ये जो डायोड की चमकीली साइड वाली लाइन वाले साइड है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, पहले 2 डायोड्स को। जहाँ से दोनों एंड साइड हमने जोड़ा है, एंड सब टाइप का हमने ज्वाइन करा है, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव सप्लाई बाहर आनी है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी सप्लाई बाहर आनी है, यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है। अब बचे 2 डायोड उठाते हैं, इसमें हम इसका उल्टा करते हैं, इसमें दोनों की हम पी साइड वाले हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। आप ये देखें, चमकीले साइड इसका ये है, इसका ये है, और इन दोनों को हम नहीं जोड़ रहे हैं, इसकी उल्टी साइड हम दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी दोनों का पी पोर्शन हम ऐड कर रहे हैं। जहाँ हम दोनों का पी पोर्शन हम एक दूसरे के साथ जंक्शन कर रहे हैं, ये वाला, यहाँ से हमेशा निगेटिव सप्लाई बाहर आती है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे 2 पी जुड़े हुए हैं यहाँ से निगेटिव सप्लाई बाहर आएगी, और जहाँ पर 2 एन जुड़े हुए हैं यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई बाहर आएगी डीसी की। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये रहा। और इन दोनों के बाद हम इसको चाहे इन दोनों को आपस में चाहे ऐसे जोड़ दें, चाहे इसको पलट के जोड़ दें, क्योंकि अब 2 जो जगह ज्वाइन होने वाली है वहाँ एक पी एन से जुड़ेगा और इसका पी इस एन से जुड़ेगा। चाहे आप ऐसे लगाएं, ये देखें आप, ये नीचे वाले का ये एन है, ऊपर वाले का पी है। अगर मैं इसको पलट के भी लगा दूं तो स्थिति वही की वही रहनी है। इसको, इस वाले एन को इस वाले पी से ही जोड़ना है, और इस वाले एन को इस वाले पी से ही जोड़ना है। चाहे आप ऐसे लगाएं, चाहे आप पलट के ऐसे लगाएं। ये देखिए, अब इन दोनों को आपस में आप ज्वाइन कर देना ऐसे। तो आपको ये 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर भी एक ब्रिज जैसा ही बन गया है, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। तो जहाँ पर 2 एन पॉइंट जुड़े हुए हैं यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई बाहर आनी है, और जहाँ पे 2 पी पॉइंट जुड़े हुए हैं यहाँ से निगेटिव सप्लाई बाहर आनी है। और ये ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के डायगोनल आउटपुट होते हैं, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ से निगेटिव सप्लाई। ये आउटपुट है डीसी सप्लाई, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। और इनपुट कहाँ दिया जाएगा, जहाँ पर ये पी और एन आपस में जुड़ रहे हैं। इस डायोड का पी और इस डायोड का एन आपस में जुड़ रहे हैं, और इसी के डायगोनली इस डायोड का पी, इस डायोड का एन आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एसी इनपुट दिया जाएगा। इन 2 पॉइंटों पे हम जब भी ध्यान रखेंगे, जहाँ पर पी एन जुड़ रहे होते हैं वहाँ पर हम एसी इनपुट देंगे, और जहाँ पे एन एन जुड़ रहे होते हैं वहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, और उसके ठीक डायगोनली सामने जहाँ पी पी जुड़ रहे होते हैं वहाँ से निगेटिव सप्लाई आउटपुट मिलती है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे डीसी के आउटपुट हो गए, और ये हमारे एसी के इनपुट हो गए। अब एसी पे इनपुट तो आप अलट पलट के आप कहीं भी लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीसी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अब वो जो पॉजिटिव सप्लाई है वो पॉजिटिव पे ही जाके लगे उसके अप्लाइंसेस के, और ये जो नेगेटिव सप्लाई है उसके नेगेटिव पे ही जाके लगे। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात होती है। अब चलिए इस सर्किट को जो हमने पेपर पे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है उससे मैच करा लेते हैं। ये है वो सर्किट, बिल्कुल उसी तरीके से रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर इन सबका पी एन बना लेते हैं। ये रहा, इस डायोड का पी, इसका एन सबस्ट्रेट, ये इसका पी, ये इसका एन, ये इसका पी, ये इसका एन, और ये इसका पी और ये इसका एन। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर 2 एन एन आपस में जुड़ेंगे, ये इसका एन है और ये इसका एन है, ये जुड़ के यहाँ से हमेशा पॉजिटिव सप्लाई बाहर आती है। ये डीसी आउटपुट है पॉजिटिव पॉइंट। उसके ठीक डायगोनली सामने जहाँ 2 पी पॉइंट जुड़े हुए हैं 2 अलग अलग डायोड्स के, यहाँ से हमेशा निगेटिव सप्लाई बाहर आनी होती है। तो यानी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये याद करने के लिए। और देखिए इसने करंट की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे, पॉजिटिव से नीचे, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ ऐसे दिखा रखी है, ठीक है। अब बचे 2 जंक्शन, कौन से, एक डायोड, जहाँ एक डायोड का एन और दूसरे का पी जुड़ रहा है, और डायगोनली भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ आप एसी सप्लाई का इनपुट देंगे ऐसे। आप चाहे ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, ये ग्राउंड हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको मैंने आपको बाकायदा बना के दिखा दिया है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। हम इसको आप सीधा
खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप 4 डायोड लेके आए, 4 रुपए के पड़ेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेके आए, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है क्या, मेरे पास मैंने आपको दिखाया था एक ट्रांसफार्मर है। अगर मेरे को 18 वोल्ट आउटपुट में चाहिए होगी तो मैं ये लास्ट के 2 पॉइंट ले लूँगा। ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट छोड़ दूंगा सेंटर टेप पर अपने ट्रांसफार्मर का। अगर मुझे 9 वोल्ट चाहिए होगा तो मैं कोई भी 2 ले लूँगा, या तो ये वाला सेंटर से एक साइड का कॉर्नर, या ये सेंटर हाफ कॉइल ये नीचे वाली, या तो हाफ कॉइल ऊपर वाली ले लेता है या हाफ कॉइल नीचे वाली ले लेता है। दोनों ही तरफ मेरे को 9 वोल्ट एसी का आउटपुट मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है मुझे बनाना कितना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ 9 वोल्ट वाला, तो मैं इस एक टर्मिनल को छोड़ देता हूँ, यानी अपर हाफ कॉइल मैंने ले लिया अपने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की एरिया। यानी अब ये बन गया एसी सोर्स, जो कि हमें यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारा एसी सोर्स हो गया हमारे लिए। ठीक है, और हम इनके डायोड के इन पॉइंट पे लगाएंगे, कहाँ, पीएन, और इनके जहाँ पीएन जुड़ा हुआ है ये रहा, मेरे में ये पीएन पॉइंट ये है, और एक इसके ठीक नीचे वाला इन दोनों पे यहाँ जोड़ देते हैं ये ऐसे। ठीक इसके डायगनली सामने वाला ये रहा, ये मैंने आपसे बताया था। इसमें हम दूसरी, हम इसे पलट के भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब पीले की जगह नीला, नीले की जगह पीला, तो कोई खास एसी में डायरेक्शन का कोई खास फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क ही नहीं होता फिलहाल यहाँ तो नहीं। ठीक है, तो ये हो गए एसी के 2 पॉइंट इनपुट, और ये जो बचे दो पॉइंट हैं ये क्या हो गए हमारे डीसी के आउटपुट। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये वाला पॉइंट निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। अब एक काम करते हैं, सीधा सीधा इसको चला के इसकी सीआरओ पे वेव फॉर्म देख लेते हैं, वर्किंग कैसे होती है उसके बाद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर की वेव फॉर्म किस तरीके की आती है। हमने ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है, तो वेव फॉर्म तो हमें वैसे ही मिलेगी जैसी हमें फुल वेव रेक्टिफायर की अभी इससे पहले वाले रेक्टिफायर में मिली थी। तो पहले देखते हैं कि ये हमारा, हमने अपने ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज किया, और ये जो हमने इनपुट दे रखा है अपने ब्रिज रेक्टिफायर पे, ये हमने उसको चेक किया, ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरी तरफ चेक करते हैं, जो बचे हुए डायगनली 2 पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या हालात हैं। तो ये देखिए, हम इसे ये कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने इसे कनेक्ट किया, और ये डायगनली दूसरे वाले पॉइंट पे ये मैंने वेव फॉर्म को लगा दिया। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं इसकी निगेटिव हाफ साइकिल क्लिप्ड है, इसकी निगेटिव हाफ साइकिल भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गई है। ठीक है, यानी ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, लेकिन हमने इसे किसकी मदद से बनाया, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें 4 डायोड्स का यूज़ होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कि इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल अवेलेबल है, बट जब निगेटिव हाफ साइकिल का नंबर आता है तो वो भी किस में है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर की वेव फॉर्म आउटपुट आती है। अब इसकी हम वर्किंग समझते हैं, ये आती कैसे। एक छोटी सी बात एक मैं और आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। आपने अभी देखा था जब मैं ये कुछ जो CRO होते हैं, ये तो मैं DSO यूज़ कर रहा हूँ, तो जो CRO होते हैं वो आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद जब आप इन 2 पॉइंटों के अक्रॉस जो आपके आउटपुट DC पॉइंट है, जब आप अपने प्रोब लगाएंगे तो आपको आउटपुट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, या वेव फॉर्म थोड़ी सी अलग आती है। अभी हम भी देख रहे थे कि हमारी जो वेव फॉर्म है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, कि एक थोड़ी सी ज़्यादा डिप कर रही थी काफ़ी, और दूसरा जो पॉइंट है उसका इतना ज़्यादा डिप नहीं कर रहा था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करें कि आप अपना जो आउटपुट है आपका रेक्टिफायर का, उसके अक्रॉस आप एक लोड रेजिस्टेंस लगा लें 1K या 10K की, जैसा आप लगाना चाहें। तो इसमें से तो उसके बाद ये वो फॉर्म काफ़ी आपको रिफाइन आपको आउटपुट में दिखाई देगी। मैं ये लोड रेजिस्टेंस मैंने आपने देखा आउटपुट के अक्रॉस मैंने लगा दी है। अब मैं जब इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपना CRO कनेक्ट करूँगा तो मेरे को जो वेव फॉर्म मिलेगी वो आप देखें पहले से ज़्यादा परफेक्ट है, सारी बराबर आ रही है। देखिए यहाँ तक, पहले वाले आप देखेंगे वीडियो को अगर आप दोबारा, तो वो थोड़ी ज़्यादा डिप कर रही है, अब दोहरा के देखेंगे तो ये एक ज़रूर जो चीज़ है जो आप करके देखें। आप हार्ड डायोड के बाहर मैं करके आ रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली आपको मतलब CRO लगा के दिखा रहा हूँ। आप लोड रेजिस्टेंस लगा के और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपनी CRO की प्रोब रख के आप चेक कर सकते हैं।
तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये भी ऐसी वेव फॉर्म है जैसी अभी हमें सेंटर टेप वाले में मिल रही थी, ठीक है। बट इसमें उसमें 2 डायोड यूज़ करने पड़ रहे थे, इसमें हमें 4 डायोड यूज़ करने पड़ रहे हैं। वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर सेंटर टेप चाहिए था, यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसका फ़र्क है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं, ये काम कैसे करता है। अभी तो हमने इसकी वेव फॉर्म पहले देख लिया, वर्किंग समझते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया था कि किस तरीके से क्या कहते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म CRO पे आती है आपके ब्रिज रेक्टिफायर के केस में। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो अगर हम समझें कि हमने इनपुट पे यहाँ पर AC सप्लाई दी, जो कि हमारे केस में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से आ रही थी। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, मैंने माना ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ये टर्मिनल निगेटिव था। तो अगर हम यहाँ चले, यहाँ पर एक P कनेक्टेड है और एक N कनेक्टेड है। हम ये जानते हैं कि वो ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो सकता है जिसका P पॉजिटिव से कनेक्ट हो और N निगेटिव से कनेक्ट हो। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये डायोड पे नंबर पड़े हुए हैं, डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है डायोड 1 के P से कनेक्ट है, पर डायोड 3 के N से कनेक्ट है। तो आप ये तो भूल जाएं कि डायोड 3 क्या हो गया, रिवर्स बायस। इस केस में डायोड तो ये हो गया रिवर्स बायस, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन इसका उलट यहाँ पे चेक करें, ये देखें, ये जो निगेटिव टर्मिनल मैं यहाँ लेके आया हूँ, ये रहा। तो इसका निगेटिव टर्मिनल अगर N से कनेक्टेड है तो मीन्स वो फॉरवर्ड बायस होगा। जिसका निगेटिव टर्मिनल P से कनेक्ट है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट में रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी रिवर्स बायस केस में है। तो अगर आप ये देखें, डायोड नंबर 3, डायोड नंबर 4 किस केस में है, रिवर्स बायस में है, जबकि डायोड नंबर 1 और डायोड नंबर 2 किस केस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो आप देखो ये सप्लाई किस तरीके से, ये करंट कैसे चलेगी। ये करंट यहाँ प्लस से निकली, इस डायोड में इस तरीके से अंदर आई, इधर से होती हुई ऐसे गई और ऐसे होती हुई ये नीचे आई और ऐसे होती हुई वापस गई, यहाँ से इधर गई और इधर से किस डायोड में जाएगी, जो डायोड नंबर 2 कनेक्टेड है, और ये यहाँ चली जाएगी। इस तरीके से करंट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चली तो करंट कहाँ से कहाँ गई, आउटर सर्किट में यहाँ से यहाँ, ठीक है। और डायोड कौन कौन से कंडक्टिंग थे, डायोड नंबर 1 कंडक्टिंग था, डायोड नंबर 2 कंडक्टिंग था, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस थे, और डायोड नंबर 3 और 4 क्या थे, रिवर्स बायस थे, हमें दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है निगेटिव हाफ साइकिल की। जब ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगी दोस्तों, तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल था वो अब निगेटिव बन जाएगा, जो निगेटिव टर्मिनल था अब पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो डायोड पहले फॉरवर्ड बायस थे वो अब किस में चले जाएंगे, रिवर्स बायस में। तो देखो निगेटिव टर्मिनल जहाँ N से कनेक्ट होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्ट होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। यानी ये जो पुराने रिवर्स बायस वाले केस थे ये किस में चले गए, फॉरवर्ड बायस में। और जो रिवर्स वाले बायस, जो फॉरवर्ड बायस वाले पुराने केस में थे वो किस में चले गए, रिवर्स बायस में। यानी डायोड नंबर 1 और 2 क्या रहेंगे, क्लोज। डायोड नंबर 1 क्लोज होगा, डायोड नंबर 2 क्लोज होगा जब आपकी निगेटिव हाफ साइकिल आ रही होगी। कौन कौन से कंडक्टिंग हो गए, डायोड नंबर 3 और डायोड नंबर 4। अब ये देखेंगे करंट की डायरेक्शन कैसी आती है, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, अब तो करंट कहाँ से चलेगी, यहाँ से। और डायोड नंबर 2 तो बंद है, तो डायोड नंबर 3 में ये इसमें से ऐसे पास होगा, ये रहा। मैंने आपसे बताया था करंट हमेशा इधर से इधर जाती है, इसमें ये गया। और ये देखो ये करंट यहाँ से होते हुए बाहर निकलेगी, इसमें से होते हुए ऐसे गई, ऐसे होते हुए ऐसे आई। और अगर आप ध्यान दें तो एक्सटर्नल लोड में करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में गई थी जिसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में गई है। यानी इसके अंदर करंट यूनी डायरेक्शनल हो गई। लोड के अंदर करंट कैसी जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में जिस डायरेक्शन में गई थी, अब इसकी निगेटिव हाफ साइकिल भी कहाँ पहुंच गई, बाहर, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो यही है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, ठीक है। अब ये करंट यहाँ तक तो पहुंची, अब इसमें ऊपर से नीचे आ रही है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, प्लस से माइनस। तो ये टर्मिनल परमानेंटली प्लस हो गया और ये टर्मिनल परमानेंटली माइनस, क्योंकि दोनों हाफ साइकिल में करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है। यानी हम इनपुट में AC दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, DC। अब ये देखो ये करंट यहाँ नीचे आई और यहाँ से होने के बाद ये यहाँ गई, यहाँ से होने के बाद ये यहाँ गई, अब ये यहाँ गई और ऐसे हो गई, ये यहाँ पर गई, यहाँ से होने के बाद ये ऐसे गई। लेकिन अब यहाँ पर डायोड नंबर 2 तो इस टाइम नॉन कंडक्टिंग है, तो ये कहाँ गई, डायोड नंबर 3 से होते हुए और ये निगेटिव टर्मिनल में अंदर चली गई, यानी प्लस से माइनस। तो ये टर्मिनल भले ही आपस में चेंज हो रहे हो हर हाफ साइकिल के बाद, लेकिन अगर बाहर ध्यान दें आप तो टर्मिनल एज इट इज़ वैसे के वैसे ही है। ये प्लस रहेगा हमेशा और ये निगेटिव रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पहले ये बताया था कि मैं भले ही हमें एक स्मूथ DC ना मिल रही हो,
हमें, लेकिन एक चीज़ हमें प्राइमरीली इसमें मिल जा रही है, वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल करंट। और हाफ वेव रेक्टिफायर में तो ये यूनिडायरेक्शनल करंट भी एक साइकिल में मिलता था, एक साइकिल में नहीं मिलता था। इसमें तो पूरी साइकिल में हमें एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। हालांकि इसमें रिपल्स हैं, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी डीसी है हाफ वेव रेक्टिफायर से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ये सब आपको समझ में आया? यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो हमारे ये दो डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, ये दोनों डिस्कनेक्टेड होंगे, एक तरीके से रिवर्स बायस होंगे, ये दोनों वाल्व बंद होंगे। पानी इधर से आएगा फ्लो करता हुआ, इस वाले वाल्व में से होता हुआ वापस चला जाएगा। अगर आप एक करंट को पानी समझ रहे हैं तो, और इस सोर्स को एक पानी का पंप समझ रहे हैं तो एक तरफ से पानी फेंक रहा है, दूसरी तरफ से वो पानी खींच रहा है। तो जब ये दोनों वाल्व खुले होंगे तो पानी इसमें से जाएगा और घूमता हुआ पानी इसमें से अंदर चला जाएगा। लेकिन जब रिवर्स साइकिल आई तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और ये दोनों वाल्व खुल जाएंगे। तो क्या होगा, पानी इधर से जाएगा, उधर आउटर सर्किट में ऐसे ही घूम के गया, लेकिन डायोड उसने चेंज कर लिया। बाहर देखें तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पानी एक बार इधर से एक बार इधर से आ जा रहा था, यानी पानी अल्टरनेटिंग फ्लो कर रहा था। लेकिन आउटर डायरेक्शन में देखें तो इस वाले लोड वाले पाइप के अंदर पानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहा है, अगर हम करंट को पानी समझें तो एक तरीके से। और वोल्टेज सोर्स को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को एक अल्टरनेटिंग वाटर पंप समझे, जो पानी को एक बार इधर से इधर एक बार इधर से इधर फ्लो करा रहा है। तो हमें इस तरीके से इसे समझने में आसानी होगी। ये दो वॉल्व, एक बार ये दो वॉल्व कंडक्ट करेंगे, एक बार ये दो वॉल्व कंडक्ट करेंगे, और इन दोनों की हेल्प से हमें पानी का फ्लो इसमें, यानी करंट का फ्लो हमें कैसा मिल जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, बट नॉट अ प्योर डीसी, नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन एज वी सीन while we are using a battery on CRO. Okay, so this is how a full wave bridge rectifier works. ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपसे बताया था कि हम ये तो हुई वेव फॉर्म तब जब हमने क्या कहते हैं इसमें सिर्फ डायोड्स का यूज़ किया। अभी मैंने यहाँ पर आउटपुट में कोई फिल्टर नहीं लगाया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक ब्रिज रेक्टिफायर के साथ मैं एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आउटपुट वेव फॉर्म में क्या फ़र्क आता है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ये फुल वेव आपको आउटपुट में मिल रही है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है जिस पर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं आउटपुट में वेव फॉर्म ले रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो आउटपुट है इसके ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है, जहाँ मैंने CRO के प्रोब्स लगा रखे हैं। मैं इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा देता हूँ, और आप वेव फॉर्म को देखें। अभी आप वेव फॉर्म देख पा रहे होंगे अच्छे से, और आप इसे कंपेयर कीजिएगा कि वेव फॉर्म में क्या डिफरेंस आएगा। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मैं इसके साथ लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो अभी मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था पहला, वो ये था। इस ब्रिज रेक्टिफायर में क्या था, एक मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बना के और ये लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ था। मैंने एक दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जिसमें मैंने उसके क्रॉस एक बिल्कुल ऐसा ही सब सेटअप बनाया, बट उसके क्रॉस मैंने क्या किया, एक आउटपुट के क्रॉस एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा दिया, ये रहा। ठीक है, अभी इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को आपको दिखाता हूँ। अब मैं अभी आप वेव फॉर्म देख रहे हैं कहाँ पर, और जैसे ही मैं इसको सप्लाई से टच करता हूँ, आप उसकी वेव फॉर्म देखिए कहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब क्या आपको इसके आउटपुट में रिपल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि आउटपुट को फिल्टर कर दिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा के। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, एक कैपेसिटर एक स्टोरेज हो जाती है। जब वो वोल्टेज ऊपर जा रहा होता है तो उसको चार्ज कर देता है, जब वो वोल्टेज नीचे जा रहा होता है तो जो स्टोर हुआ चार्ज होता है उसे वो डिस्चार्ज कर देता है। यानी वो एक स्टोरेज टैंक है। जब कोई चीज़ ऊपर जा रही थी तो उसको स्टोर कर लिया, जब नीचे जा रही थी तो उसको डिलीवर कर दिया। तो इस तरीके से उसने उसके आउटपुट लेवल को क्या रखा, कांस्टेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपको कैसी एक स्ट्रेट डीसी लाइन मिल रही है, जैसा कि हम सोच रहे थे। ये देखिए, सिर्फ एक कैपेसिटर पर लगा देने से। ठीक है, तो इसने फिल्टर कर दिया। तो ये देखें आप, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को मैंने जहाँ इसका आप ये देखें, ये मैं दिखा देता हूँ। ये एक तरफ हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में ये देखिए एक निशान बना होता है, ये निगेटिव 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 बना है। इसके नीचे वाली जो लैग होती है उसको हमेशा निगेटिव वाले टर्मिनल पे लगाना चाहिए। जो इसकी अपोजिट लैग होती है उस पर कोई पॉजिटिव का निशान नहीं होता, पर वो बाई डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि यहाँ ये पॉजिटिव होगा, तो इसको हम पॉजिटिव वाले के टर्मिनल पे टच कर देते हैं। तो कैपेसिटर बैंक एक स्टोरेज डिवाइस हो जाती है जिस पे चार्ज स्टोर होता रहता है। तो ये कुल मिला के रिपल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो
हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल किस तरीके की सप्लाई थी हमारे पास। आप देखें, ये दिखाई दे रही है आपको, ये एक एसी वेव फॉर्म आपको दिख रहा है। ये हम ट्रांसफार्मर से आती हुई आउटपुट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी ब्रिज रेक्टिफायर की विद कैपेसिटर आउटपुट को चेक करेंगे किस तरीके से है। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमें चाहिए थी, और इस तरीके से हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया। ये रेक्टिफिकेशन हो गया प्लस फिल्ट्रेशन और हो गया साथ में। ठीक है दोस्तों, आगे दोबारा बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स में इसी तरीके से आपको लेके आऊँगा। ये मैं पूरी अप्रोच मेरी रहेगी कि मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाऊँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।